Hello everyone, welcome back to the CSS lecture series on political science. In the previous lecture we discussed monarchy, its evolution through different stages, कि कैसे absolute monarchy और उसके different phases through limited monarchy and how it effectively translated into constitutional systems across the globe in the broader sense of the word. Today we'll be looking at dictatorship first. Dictatorship किस निज़ाम को कहते हैं? ये एक पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं डिक्टेटरशिप के विच आर सिमिलर टू मोनार्की बट इट्स स्टिल स्लाइटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोनार्किकल सिस्टम्स. डिक्टेटरशिप के निज़ाम के अंदर जो ऑफिस है यानी पावर है वो फोर्स के जरिए हासिल की जाती है, जबकि मोनार्की के अंदर ऑफ कोर्स जो फर्स्ट मोनार्क होता है जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है वो फोर्स से ही पावर हासिल करता है, मगर इफेक्टिवली वो पावर फिर institutionalized हो जाती है. The power of monarch becomes institutionalized and effectively dynastic politics या dynastic power जो है वो monarchy के अंदर होती है. तो from one generation to the other, तो intergenerational transmission of power is prevalent in monarchy, while in dictatorship any person with authority and power occupies the position as long as he has the force and power to do so. इसके मुख्तलिफ तरीके हैं. मिलिट्री टेक ओवर्स, कू डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस कि जो मिलिट्रीज हैं किसी भी कंट्री की वो करती हैं कूज के अंदर. आपको पाकिस्तान की मिसाल मिलती है, आपको इजिप्ट की मिसाल मिलती है, आपको सूडान की मिसाल मिलती है. इन तमाम कंट्रीज में आपकी मिलिट्रीज ने कू डेटास के जरिए पावर्स गेन की. आपको रिबेलियंस की शक्ल में भी मिलती है. रिबेलियंस जिसके अंदर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो मिलिट्री का हिस्सा नहीं है लेकिन आर्म्ड और मिलिटेंट ग्रुप है जो इफेक्टिवली कम्स टू पावर एंड एस्टैब्लिश काइंड ऑफ अ डिक्टेटोरियल सिस्टम. इसके अंदर हमें क्यूबा के अंदर हमें जो रेवोल्यूशन थी, क्यूबन रेवोल्यूशन बाय फिडेल कास्ट्रो, वो इसके अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे नजर आता है. तो या कभी कभी ये एक सिविलियन डिक्टेटरशिप के शक्ल में भी इवेंचुअली एस्टैब्लिश होती है. इफ अ सिविलियन इलेक्टेड इंडिविजुअल refuses to step down from office and keeps hegemonizing the power, which is less likely because in such systems the person does not command a lot of power. और तो ये चीजें हैं जो डिक्टेटरशिप को पावर में लाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल होती हैं. तो जबकि इसके मुकाबले में मोनार्की इज मोर लाइक अ पर्सनलाइज्ड अफेयर एंड फैमिली अफेयर, जिसके अंदर एक पेट्रनेज नेटवर्क के जरिए इट्स लाइक अ पैट्रिमोनियल स्टेट स्ट्रक्चर दैट गवर्न्स द सोसाइटी. तो ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है आपकी डिक्टेटरशिप और मोनार्की के साथ. आपके सामने एग्जांपल्स, इटली के अंदर अगर हम जाएं तो बेनिटो मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर, आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है इराक में सद्दाम हुसैन, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, और पाकिस्तान के अंदर जितनी मार्शल लॉज लगे हैं ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स. इस चीज का ख्याल रखें कि आप जब भी कोई सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एग्जांपल्स की सेपरेट हेडिंग बनाकर जितना उन्हें यूनिक तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकें, एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें इन द सेंस कि वो विजिबल हों, इवन इफ द एग्जामिनर इज जस्ट स्किमिंग थ्रू द पेपर, तो उसको नजर आए आपने एग्जांपल्स कोट किए, बिकॉज एग्जांपल्स शो दैट यू एक्चुअली नो द टॉपिक. तो डोंट ओवरलुक दिस फैक्टर. The next concept is the idea about democracy. वो इकबाल का जो शेर है कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जहाँ सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता. I might have screwed the शेर a little, but तो वो क्या चीज़ है कि डेमोक्रेसी के मतलब क्या एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का, which makes it distinct from all other systems such as dictatorship and monarchy, is that it is a system in which people have the power and people exercise that power through their representatives. So the fundamental essence of democracy is that consent of the governed is important. कि अगर मेरे ऊपर कुछ कवानीन लागू होंगे तो उन कवानीन के लागू होने से पहले मेरी मर्जी लेना जरूरी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इस निजाम को जमहूरियत का निजाम कहते हैं. तो ये बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी पे. याद होगा आपको सॉवरेंटी के लेक्चर में कि जहां अवाम बेसिकली अपने कवानीन खुद बनाए उसे जमहूरी निजाम कहा जा सकता है.
डेमोक्रेसी की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे प्योर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी हमें अब दुनिया में नजर नहीं आती। जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया, एंशिएंट एथेंस के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यह है कि जब कोई भी कानून पास होना है, कोई भी इशू है, नेशनल इशू है, तो अवाम फैसला करेगी, एवरी पर्सन विल हैव अ वोट, और वो डिसाइड करेंगे उसके ऊपर क्या करना है। तो ये हमें एंशिएंट एथेंस में नजर आता है, और हमें स्विट्जरलैंड विच इज अ कन्फेडरेसी ऑफ मल्टीपल कैंटन्स, कैंटन्स आर लाइक प्रोविंसेस आप समझे उसके, तो उसके दो कैंटोनल असेंबलीज, जो उसकी दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की दो असेंबलीज हैं, वहां पर हमें ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम नजर आता है। और ये तस्वीर भी उसी कैंटोनल असेंबली की है कि कोई इशू है और उस पर सारे लोग यस और नो में वोट करेंगे। इसकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में इनके अलावा कहीं पे प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन उसके कुछ सीधा सीधा एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम का आइडिया बेसिकली प्योर डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ही बाय किया हुआ है हमने। तो कुछ कंट्रीज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज में, जैसे तुर्की के अंदर इन टर्की अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए वो रेफरेंडम उसके ऊपर होना जरूरी है, आवाम को उसको अप्रूव करना जरूरी है। मगर जनरल लॉज के लिए पार्लियामेंट की असेंट चाहिए होती है, डायरेक्टली अवाम से रेफरेंडम नहीं होता। सो वी टेक बिट्स एंड पीसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. So the system which is now most prevalent in the world is the system of indirect democracy, या इसे representative democracy भी कहा जाता है। इसके तहत मैं directly legislation नहीं करता, I am not directly involved in making the laws of my country, but I choose the representative on my behalf to do the law making for me. So I am indirectly controlling the laws of my country and policies of my country. And if I don't like someone, if I find that someone is not representing my will, my interests and my aspirations, I can vote that person out of power. तो indirect democracies इस तरह की जमहूरियत के अंदर अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए, hence representative, hence indirect, कि अपने नुमाइंदों के जरिए, अपने representatives के जरिए वो गवर्नमेंट्स बनाती हैं और उन गवर्नमेंट्स को पावर में वोट करती है और उनको दे वोट देम आउट ऑफ पावर एज वेल। तो दुनिया की तकरीबन तमाम फंक्शनल डेमोक्रेसीज, आप पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, तमाम कंट्रीज में जहां नॉमिनली भी डेमोक्रेसी का निज़ाम है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का निज़ाम राइज है। ब्रॉडली स्पीकिंग दिस कुड आल्सो बी क्वालिफाइड एज अ रिपब्लिक। रिपब्लिकन सिस्टम्स भी का मतलब भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है। हेंस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हेंस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हेंस रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हेंस रिपब्लिक, इस तरह आपके पास डिफरेंट रिपब्लिक जो आपके सामने नजर आते हैं। 2011 में इसके ऊपर सवाल आया था कि व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह आंसर कर सकते हैं। सो इन सच अ क्वेश्चन आई हैव डिवाइडेड, इट्स बेटर टू हैव एज मेनी हेडिंग्स एज पॉसिबल बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, इट गिव्स एन असम्पशन, एन इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर कि आपको बहुत कमांड है उसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम डिफरेंट प्रीरेक्विजिट्स देखते हैं कि वो क्या है फॉर द सक्सेस of a democratic political system. So first, a structural prerequisite. Structural prerequisites are the more formal prerequisites, या जो legal चीजें हैं, जो कि institutional चीजें हैं, हम उनकी बात करेंगे। The first is the presence of a written constitution. जब हम prerequisite की बात करते हैं तो उसका मतलब वो कौन सी चीजें पहले से मौजूद होनी चाहिए कि अगर वो मौजूद होंगी तो ही जमहूरी निज़ाम अच्छे तरीके से चल सकेगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसीज। इसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। वो बताता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डोमेन्स एस्टैब्लिश करता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, वो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम देता है और अकाउंटेबिलिटी करता है आपकी गवर्नमेंट की। So in the constitution, moreover, provides for the human rights, कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के जो कि स्टेट एब्रोगेट नहीं कर सकती, वो कौन से राइट्स हैं जिनको स्टेट सस्पेंड नहीं कर सकती। So constitution in that regard is the one of the most essential elements
and written constitution, a codified constitution, because you can make reference to that constitution and it becomes the fundamental tenet of democracy. UK बहरहाल इसके अंदर एक exception है, because UK does not have a written constitution and despite that it is functioning very well. उसकी वजह यह है कि they have generally shown a very higher moral political character. वो conventions के ऊपर बेस करते हैं rather than कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. कन्वेंशन वो चीज है जो जस्ट प्रैक्टिस बन गई है, सो इट्स जस्ट अ हैबिट. कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी नहीं है यूके का, कहीं पे भी नहीं लिखा कि अगर आप इलेक्शन जीत के आए हैं तो आपको पार्टी गवर्नमेंट बनाने की इजाजत दी जानी चाहिए, लेकिन एक कस्टम है वहां पे. ठीक है, इसी तरह ये नहीं लिखा कि अगर एक सिटिंग गवर्नमेंट का बयानिया किसी रेफरेंडम में या किसी भी चीज में अवाम में हार जाता है तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन एक कन्वेंशन है. इसलिए हमने देखा कि डेविड कैमरॉन ने ब्रेक्सिट के खिलाफ कैंपेन की, लेकिन चूंकि अवाम ने ब्रेक्सिट की फेवर में वोट किया तो डेविड कैमरॉन ने रिजाइन कर दिया कि एज अ मॉडल जेस्टर. वो कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो रिजाइन करे, मगर कुछ कन्वेंशंस ओवर टाइम हैबिचुअली पॉलिटिकल कल्चर के अंदर इतनी इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी हैं, वो उस कन्वेंशंस की बेसिस पे अपना सारा का सारा पॉलिटिकल निजाम चलाते हैं. But generally it's not workable across the globe for countries especially who do not have a very strong democratic culture. So a codified written constitution becomes a sine qua non for the functioning of a true democratic polity. Second is the constitutional protection of fundamental rights. हमने जैसे बात की थी कि human rights बहुत important हैं, अगर वो protect नहीं होंगे तो लोग कभी भी अपने rights secure नहीं कर सकते. The third is the impartial and strong modern state. इसका मतलब क्या है? अगर आप ब्रॉडली कंपैरिजन करें तो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो एडवांस सोसाइटीज हैं उनको हम कहते हैं इम्पार्शियल, यानी वो बायस नहीं होते, और स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, मेरिटोक्रेटिक होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस. सो इफ यू वांट टू गेट समथिंग डन इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, उसके लिए लीगल चैनल्स बनाए गए हैं, सिस्टम मौजूद है जर्मनी के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी, के यू वांट टू गेट समथिंग डन, आपको कोई मसला है, कोई ग्रीवेंस है, कोई काम है, कोई चीज है, तो उस सिस्टम के तहत बनाई जाएंगे. जबकि जो लेसर एडवांस सोसाइटीज हैं, इवन आवर ओन कंट्री एंड अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वहां पे क्या है जी कि आपके रिश्तेदारों का कितना ताल्लुक है, आपके कितने ताल्लुकात हैं, यानी आप अपने कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे अपने काम करवा सकते हैं, ना कि ऑन द मेरिट ऑफ थिंग. द सेम गोज विद इंस्टीट्यूशंस. In the advanced societies, institutions are governed by competent people who are hired on merit, जबकि nepotism और personal contacts play a huge role in the developing countries या lesser advanced countries. तो modern states govern through, आप ये समझे, they have governance through institutions, जबकि जो आपकी lesser advanced states हैं, they govern through, they do governance through patronage. पैट्रनेज नेटवर्क है कि आपके यही ताल्लुकात की बेसिस पे, अपने रिलेशंस की बेसिस पे आप काम करवाएं. सो इन सच सोसाइटीज, डेवलपिंग कंट्रीज में इसलिए डेमोक्रेसी पे इतना लोगों का यकीन भी नहीं होता और वो डेमोक्रेसी इतनी फंक्शन भी नहीं इफेक्टिवली कर रही होती, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूशंस मेरिटोक्रेटिक नहीं होते, इनके इंस्टीट्यूशन सिस्टम्स और के जरिए गवर्न नहीं कर रहे होते, बल्कि वो पैट्रनेज के जरिए गवर्न कर रहे होते हैं. चौथी चीज कि आपकी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए. अ सिंगल पार्टी इज अ रेसिपी फॉर डिक्टेटरशिप. हमने देखा है कि चाइना भी कहने को डेमोक्रेसी अपने आप को कहता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका नाम है, रिपब्लिक उसके नाम में भी आता है, बट डिस्पाइट दैट चाइना इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू डेमोक्रेसी ऑन एनी स्टैंडर्ड. उसकी वजह यह है कि इट इज रन बाय अ सिंगल पार्टी विच इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं एग्जिस्ट करती. Opposition political parties act as very important check on the government. पार्लियामेंट के अंदर वो ऑपोजिशन बनाती हैं, वो गवर्नमेंट की ट्रांसग्रेशंस को रोकती हैं उसको. तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी और वही गवर्न करती जा रही है और वही पावर में है, तो इट बिकम्स सूडो मोनार्की अगेन, राइट? इट बिकम्स सूडो डिक्टेटरशिप, क्योंकि वही लोग बार बार आपको गवर्न करते हैं. एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना इसमें बहुत जरूरी है, बिकॉज जुडिशरी मेक्स श्योर के आपकी गवर्नमेंट को पहले तो चेक कर रखने में, मगर उसके अलावा वो लोगों को उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने में और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है. तो इन सब चीजों के अंदर अगर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट,
तो फिर तो आपका दोबारा वही मोनार्की का सिस्टम बन गया ना, क्योंकि जहां जो बादशाह चाहेगा वही होगा, जो हुक्मरान चाहेंगे वही होंगे। तो एक सही डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, विच विल लुक इन द फ्यूचर लेक्चर्स एज वेल। The sixth important prerequisite is the rule of law. Rule of law means कि इक्वालिटी के साथ आप लॉ को अप्लाई करेंगे, that everyone is equal before the court of law, और हर बंदे को सेम ऑफेंस की बराबर सजा दी जाएगी। तो अगर किसी सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसका मतलब है देयर आर सर्टेन पीपल हु आर प्रिविलेज्ड, जिन पे लॉ उस तरह अप्लाई नहीं होता है, देयर आर अंडर प्रिविलेज्ड, जिन पे लॉ अप्लाई होता है। That means that society is highly unequal and divided, which means कि वो जो डेमोक्रेसी का प्रॉमिस है कि हम इक्वल सोसाइटी क्रिएट करते हैं, वो हो ही नहीं सकता पूरा, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ वोट डालने और ना डालने का नाम नहीं है, वो एक इक्वालिटेरियन, मोर राइट्स फ्रेंडली स्टेट बनाने का नाम है। तो जब लोगों पर लॉ ही अप्लाई बराबर सतह पर नहीं हो सकता, तो इक्वालिटी कभी भी लोगों के दरमियान नहीं आ सकती, और आपकी डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रेमिस ही जो है वो वायलेट हो जाता है अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है। द सेवेंथ इज फ्री मीडिया। जो आपका मीडिया है, इट इज अ विजिलेंट वॉचडॉग ऑन द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो मीडिया की आज़ादी, इसीलिए ये समझा जाता है कि आज़ाद मीडिया जमहूरी निज़ाम का सबसे अहम रुकन समझा जाता है। तो इसीलिए फ्री मीडिया acts as a vigilant watchdog on the actions of government. It criticizes the government, it criticizes the other multiple political parties as well. It provides information to people. ये एक informed citizenry generate करता है, लोगों को inform करता है उनके rights के बारे में. All the things which are essential in democracy. इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी किसी जमहूरियत में, किसी नॉमिनल डेमोक्रेसी में या कहीं पे जर्नलिस्ट को जेल किया जाए, मीडिया की सेंसरशिप की जाए, तो कहा जाता है इट्स अ हाईली अनडेमोक्रेटिक मूव, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नथिंग without the presence of a free vibrant media. इन स्ट्रक्चरल प्रीरेक्विजिट्स के बाद कुछ इनफॉर्मल प्रीरेक्विजिट्स हैं कि माशरे में आपकी एजुकेशन लोगों को ब्रॉडली मिले। अगर लोग एजुकेटेड हैं तो ही वो अच्छे लोगों को वोट डालेंगे, तो ही वो कॉम्पिटेंट लोगों को वोट डालेंगे, तो ही कॉम्पिटेंट लोग ऊपर आएंगे। अगर सोसाइटी जनरली अनएजुकेटेड है तो इट बिकम्स इजियर फॉर द एलीट्स टू फूल पीपल, और वो डेमोक्रेसी के सिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं और अपनी पावर परपेचुएट करते हैं। The second is vigilance. Vigilance means that people are ready to keep an active eye on the actions of government. The third is the civic sense. Civic sense का मतलब है कि आप social affairs में involve हैं, आपको पता है आपकी responsibilities क्या हैं, आपको पता है आपको इशारे पे रुकना चाहिए, आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए. So you follow the laws yourself because you believe that you're part of a community to which you owe certain responsibilities to. That checks out the civic sense. So that is very important for having a democratic society. The spirit of toleration is very important because societies के अंदर there are always multiplicity of interests. Different लोगों के different interests हैं, different लोगों के different मज़ाहिब हैं, ethnicities हैं, cultures हैं, value systems हैं. इसी वजह से pluralism is the only way in such societies. Pluralism के अंदर आप एक दूसरे को tolerate करते हो और हर एक को बराबर मौका देते हो. So people should tolerate dissent, tolerate each other's opinions in that regard. And the last is the removal of gross inequalities. अगर society highly unequal है और कुछ लोगों के पास social, economic और political power है और बाकियों के पास नहीं है, तो इसका मतलब वो जिसके पास power है हमेशा वही तबका democracy के system को capture करेगा और democracy के system को अपने लिए self-serving system के तौर पे use करेगा. This is not sustainable on the first level and it is not even a true democracy. तो वो जो democracy के promises हैं, democracy के जो benefits consider होते हैं, वो किसी भी society में तब तक नहीं आ सकते तब तक हमारे पास ये prerequisites, जो structural prerequisites हैं और जो informal prerequisites हैं, ये किसी society में check ना होते हैं. इसके अंदर एक और बहुत important चीज है, and it's kind of a chicken and egg argument. What comes first? Do these things come first or does democracy bring these things? तो you can mold that argument in both ways कि किसी ना किसी हद तक आपको पहले से इन चीजों का मौजूद होना किसी मुआशरे में बहुत जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी इन चीजों को मजीद बढ़ाती है और इट कीप्स अ सेल्फ सस्टेनिंग लूप एंड इट कीप्स रीइंफोर्सिंग
each other. इसीलिए the comparison between Western countries and say African countries, African democracies is pretty paramount, because West already had independent before it was democratized. Its institutions became modern, rule of law का principle generally apply होना शुरू हो गया था, एक toleration की spirit आ चुकी हुई थी different religions के दरमियान, तो फिर उसके ऊपर democratic system जो है ना वो introduce करवाया गया, so it was more efficient. See you guys in the next lecture.